अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घर पे नेट वन देकर बैठे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इंशाल्लाह वो तमाम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपने नेट के टेस्ट के अंदर फेस करे होंगे, और साथ ही साथ इससे क्वेश्चन से कितने मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी इंशाल्लाह आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ मेरा नाम है अब्दुल मुइज एंड विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन अ टाइम कांस्टेंट विल बी। अब देखो यहाँ पे बेसिकली आपके पास वर्ड आया हुआ है जिसको हम लोग कह रहे हैं टाइम कांस्टेंट। ये टाइम कांस्टेंट होता क्या है? देखो, टाइम कांस्टेंट बेसिकली आपके पास वो टाइम होता है जिसके ऊपर आपका जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो जाए, तो उस बेसिकली चार्जिंग टाइम को ही हम लोग कह रहे होते हैं टाइम कांस्टेंट। दोबारा सुनो, टाइम कांस्टेंट क्या है? टाइम कांस्टेंट बेसिकली आपके पास वो टाइम होता है जिसके ऊपर आपका जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो जाए, वो बेसिकली आपके पास कहला रहा होता है टाइम कांस्टेंट। ठीक है, अब टाइम कांस्टेंट का बेसिकली हमारे पास ना फॉर्मूला होता है, दैट इज वी टी इक्वल्स टू वी नॉट ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस का टी अपॉन आर सी। ठीक है, वी टी है, वी नॉट पोटेंशियल है। ठीक है, वन वन है, ई आपके पास एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, और इसको हम लोग कह रहे होते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल। टी आपके पास टाइम कांस्टेंट है और आर आपके पास रेजिस्टेंस और सी आपके पास कैपेसिटेंस है। अब जो टी है ना, टी की जगह पे आपका एग्जामिनर ना कभी कभी ऐसे ऐसे करता है, टी इक्वल टू टू आर सी। अब टी इक्वल टू आर सी क्या है? टी इक्वल टू टू आर सी बेसिकली आपको ये बता रहा है कि आपके पास जो कैपेसिटर है वो जो चार्ज हो रहा है वो टू टाइम कांस्टेंट ले रहा है चार्ज होने में। ठीक है, तो बट टी की जगह पे वो रख देते हैं तो बन जाता है वी टी इक्वल टू वी नॉट ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस का 2 अपॉन आर सी, और इधर भी आर सी। अभी आर सी कट जाएंगे और आके बन जाएगा वी टी इक्वल्स टू वी नॉट ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस का 2। ठीक है, देन आप फर्दर सॉल्व करते हैं एंड देन सो ऑन ऐसा चलता रहता है। ठीक है, अब आपके पास जो कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है ना, आपके पास कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो होती है वो आपके पास एक्सपोनेंशियली होती है और उसका ग्राफ ऐसे बन रहा होता है। ठीक है, अब आपके पास चाहे कैपेसिटेंस सीरीज के अंदर हो या चाहे आपके पास कैपेसिटेंस पैरेलल के अंदर हो, टाइम कांस्टेंट हमेशा आपके पास आर सी ही रहेगा। ठीक है, तो ये रहा आपके पास आरसी। अब हमारे पास ना एक एमडी कार्ड के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं ताकि वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी जो है वो बआसानी कर सकें। एमडी कार्ड के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये था कि भाई अगर मेरे पास जो टाइम कांस्टेंट है जो कि टी है, अगर ये मेरे पास टाइम कांस्टेंट स्मॉल हो तो मुझे बताओ कैपेसिटर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो, अगर आपके पास टाइम कांस्टेंट स्मॉल होता है ना, तो आपका जो कैपेसिटर है वो रैपिडली चार्ज भी होगा और आपका जो कैपेसिटर है वो रैपिडली डिस्चार्ज भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका जो कैपेसिटर है, ठीक है, उसका जो टाइम कांस्टेंट है वो लार्ज है, तो आपका जो कैपेसिटर है वो देर से चार्ज होगा और आपका कैपेसिटर देर से डिस्चार्ज होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का कॉन्सेप्ट पीछे की थ्योरी ये थी। क्वेश्चन नंबर 2, द डायग्राम शोज द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट पॉइंट ए, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम। देखो, पॉइंट ए कहाँ पे मार्क कर रहा है? पॉइंट ए जो है बेसिकली आपका मार्क कर रहा है यहाँ पे। अब ये वाला जो आपके पास पॉइंट है ना, इसी पॉइंट को बेसिकली हम लोग कह रहे होते हैं मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट। अब जब भी कोई प्रोजेक्टाइल जो है जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है ना, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल हो जाता है जीरो, यानी कि वी नॉट वाई उसके पास हो जाता है जीरो। ठीक है, लेकिन आपके पास पूरे प्रोजेक्टाइल के मोशन में आपके पास जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी होती है वो कभी भी जीरो नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपके पास पूरा जो प्रोजेक्टाइल का मोशन होता है, ठीक है, यही एक वजह है। देखो, अगर आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे ना तो नीचे एक क्वेश्चन आ रहा है, आप उसके अंदर मिस्टेक करोगे। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे ख्याल से मिस्टेक की होगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सिली क्वेश्चन था वो। अब बेसिकली आपके पास पूरे प्रोजेक्टाइल में आपके पास जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी होती है वो कभी भी जीरो नहीं होती, कभी भी जीरो नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपके पास जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है ना, प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी, आपके पास जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, एक आपके पास कहला रहा होता है एक्स कंपोनेंट और एक आपके पास कहला रहा होता है वाई कंपोनेंट। जो आपके पास वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी है ना प्रोजेक्टाइल की, वो मैक्सिमम पॉइंट पे जाके जो है वो जीरो होती है। इसको हम लोग कह रहे होते हैं वी नॉट वाई। वी नॉट वाई आपके पास जीरो कब होता है? वी नॉट वाई आपके पास जीरो होता है मैक्सिमम पॉइंट पे जाके, और आपके पास जो एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की वो कभी भी जीरो नहीं होती। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग कह रहे होते हैं कि आपके पास जो वेलोसिटी है एक्स कंपोनेंट की वो आपके पास कैसी होती है? वो आपके पास कॉन्स्टेंट होती है हमेशा। ठीक है, सो आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम पॉइंट पे जाके वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास हो जाएगा जीरो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक गवर्न्स द बिहेवियर ऑफ। आपके पास तो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ना, बेसिकली वो हीट एंड वर्क के ऊपर हम लोग बेसिकली काम कर रहे होते हैं। वर्क क्या होता है बेसिकली थर्मोडायनामिक में? वर्क आपके पास होता है कि आपके पास कोई सिस्टम है, उस सिस्टम के ऊपर कोई पिस्टन है। अगर वो पिस्टन जो है अगर वो आपके पास कुछ ना कुछ हाइट जो है वो रेस कर ले, ठीक है, तो उसी को बेसिकली हम लोग कह रहे होते हैं कि आपके पास वर्क डन हो गया है थर्मोडायनामिक्स में। ठीक है, ये आपके पीछे की थ्योरी होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट डिकेज 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इन 24 घंटा, इट्स हाफ लाइफ विल बी। देखो, ये वाला जो
कॉन्सेप्ट है ना, ये मेरी पिछली वीडियो से भी लिया गया। मैंने आप लोगों को बताया था कि मिसाल के तौर पे आपके पास ना कोई एक सैंपल है, वो है एक्स। एक्स क्या है? एक्स बेसिकली आपके पास कोई भी सैंपल है, और ये सैंपल किसका है? सैंपल किसी भी एलिमेंट का हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरे पास जो सैंपल है इसकी फर्स्ट हाफ लाइफ कितनी होगी, तो आप बोलोगे कि भाई ये जो आपके पास सैंपल है वो एक्स है, इस एक्स को आप 1/2 कर लें, आपके पास इसकी फर्स्ट हाफ लाइफ की क्वांटिटी आ जाएगी। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरे पास जो सैंपल है इसकी सेकंड हाफ लाइफ कितनी होगी, आप बोलोगे सर आपके पास सैंपल ओरिजिनल एक्स था, इस एक्स के लिए फर्स्ट हाफ लाइफ के लिए आप 1/2 करते हैं, सेकंड के लिए आप एक और दफ़ा 1/2 कर लें, तो बन गया 1/2 और। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे बताओ कि मेरे पास जो थर्ड हाफ लाइफ है, ठीक है, उस वक्त मेरे पास इस की जो है वो कितनी रिमेनिंग क्वांटिटी आपके पास बचेगी। आप बोलोगे सर आपके पास जो ओरिजिनल एलिमेंट था वो एक्स था, फर्स्ट हाफ लाइफ के लिए आप 1/2 करते हैं, सेकंड के लिए आप 1/2 कर लें, थर्ड के लिए आप 1/2 कर लें। अब मैं पूछूं भाई आपके पास फोर्थ हाफ लाइफ के लिए एलिमेंट कितना रह जाएगा, आप बोलोगे सर 1/2 1/2 1/2 1/2 रह जाएगा, ठीक है। सो नो, 2 2 4 4 2 8, तो यानी कि आपके पास जो है वो थर्ड हाफ लाइफ तक जब आपके पास एलिमेंट पहुंचेगा तो वो 1/8 रह जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन में था कि आपके पास अगर कोई भी जो एलिमेंट है अगर वो 1/8 रह जाए तो मुझे बताओ कि उसकी हाफ लाइफ कितनी होगी, तो वो थर्ड हाफ लाइफ गुजारेगा, देन वो आपके पास जो है वो 1/8 होगा, ठीक है। नाउ अब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मेरे पास जो थर्ड हाफ लाइफ है क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से, मेरे पास जो थर्ड हाफ लाइफ है वो मेरे पास 24 घंटे के बराबर है, क्योंकि मैंने जो एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करना शुरू करना था वो मुझे 24 घंटे में करना था। सर आपको कैसे पता? मेरा बेटा ये लिखा हुआ उसने खुद, सब कुछ खुद ही दिया हुआ उसने, ठीक है। तो थर्ड हाफ लाइफ आपके पास 24 घंटे में। अब मैं बोलूँ कि फर्स्ट हाफ लाइफ कितने घंटे में होगी, आप बोलोगे सर फर्स्ट हाफ लाइफ इक्वल्स टू 24 घंटा डिवाइडेड बाय 3, इतने में हो जाएगी, ठीक है। अभी क्या होगा, या क्या 3 1 3 होगा, 3 5 15 होता है सर, 3 6 18 होता है, 3 7 21 होता है, 3 24। तो यानी कि सर उसकी जो फर्स्ट हाफ लाइफ आ रही होगी ना, उसकी फर्स्ट हाफ लाइफ आ रही होगी 8 घंटे में। तो ये तो आपको मालूम करनी थी उसकी हाफ लाइफ, तो हमने मालूम कर ली। तो ना ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द फॉर्मूला फॉर द यूनिट ऑफ ओम इज, देखो आपके पास ओम किसका यूनिट होता है, ओम जो होता है ना वो बेसिकली आपके पास यूनिट होता है रेजिस्टेंस का, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा भाई कंडक्टेंस का क्या यूनिट होगा, तो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है ना वो आपस में इन्वर्स है, तो यानी कि कंडक्टेंस इक्वल्स टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है आपके पास ओम, तो कंडक्टेंस का यूनिट आपके पास बनेगा 1/ओम, इसको हम लोग कह सकते हैं ओम इनवर्स, ऐसे कह सकते हैं, बात आसानी, ठीक है। नाउ अब आपने ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेट इज वी इक्वल्स टू आई आर, ओम बाबा के ऊपर ही हमने जो है इसका फॉर्मूला बनाया हुआ है। अब आई को वहाँ भेजते हैं, बन जाएगा आर इक्वल्स टू वी बाय आई। अब जो वी है वो वेलोसिटी नहीं है मेरा बेटा, वी आपके पास यहाँ वोल्टेज है, तो वोल्टेज का यूनिट आपके पास होता है वोल्ट, करंट का आपके पास यूनिट होता है एम्पेयर। अब एम्पेयर आपके पास लार्जर यूनिट है करंट को मेजर करने का, ठीक है। खैर, अब वोल्ट अपॉन एम्पेयर जो है वो बेसिकली आपके पास किसके बराबर होता है, वही आपके पास ओम के बराबर होता है। इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो ऐसे लिखते हैं ओम, ठीक है। तो वोल्ट अपॉन एम्पेयर, दैट इज ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। Now question number 6, if the electron jump from third orbit to inner orbit, the series of emitted radiation lies is, मेरे ख्याल से ना यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, वो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट होना चाहिए था, ठीक है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर आपका किसी भी जहाँ में और वो जहाँ से छोड़ के आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाए, तो वो जो बेसिकली आपके पास जो रेडिएशन होगी ना, जो सीरीज होगी वो लीमन सीरीज बनाएगा, ठीक है। और सिमिलरली आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी जहाँ में वहाँ से उछल के कूद कर आ जाए आपके पास सेकंड ऑर्बिट में, तो वो जो सीरीज बनाएगा ना वो बेसिकली आपका बनाएगा बाल्मर सीरीज। अब लीमन सीरीज के लिए आपके पास जो हम लोग लाइट यूज़ करते हैं वो अल्ट्रा वायलेट होती है। अब बाल्मर के लिए जो हम लोग लाइट यूज़ करते हैं ना वो विजिबल होती है। सिमिलरली अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में है वो कूद कर आपके पास थर्ड ऑर्बिट के अंदर आ जाए, तो वो बेसिकली आपके पास जो सीरीज बनाएगा वो पैशन सीरीज बनाएगा, ठीक है। और जो लाइट यूज़ होगी वो इंफ्रारेड होगी। तो ना ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल से वहाँ पे आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट ही लिखा हुआ था। खैर, क्वेश्चन नंबर 7, अ सर्कल विद अ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज़ अ कोड ए बी ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर वॉज द डिस्टेंस कॉर्ड फ्रॉम सेंटर। देखो अब आपके पास सिनेरियो ये होता है कि मिसाल के तौर पर आपके पास सर्कल है, दिस इज द कार्टून डायग्राम ऑफ सर्कल, लेकिन आप मान लो ये सर्कल है, ठीक है। अब आपके पास टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट बेसिकली आपके पास एक ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल के एक पॉइंट को टच करते हुए आगे चले जाती है, उसी को बेसिकली हम लोग कह रहे होते हैं टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट क्या है, टेंजेंट बेसिकली आपके पास एक ऐसी लाइन है जो कि सर्कल के एक पॉइंट को टच करती है और आगे चले जाती है, उसको हम लोग कह रहे होते हैं टेंजेंट। ना कॉर्ड क्या, कॉर्ड भी आपके पास एक लाइन है और वो एक ऐसी लाइन है जो कि सर्कल के दोनों कर्व को टच करती है, उससे हम लोग कह रहे होते हैं कॉर्ड, जो कि ये रही।
मेरे ख्याल से मैं ग्रीन कलर हटा लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ दैट इज रेड कलर ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। सो अब आपके पास कॉर्ड क्या है, कॉर्ड आपके पास बेसिकली एक ऐसी लाइन है जो कि सर्कल के दोनों एंड को टच करती है। ठीक है, उससे बेसिकली हम लोग कह रहे होते हैं कॉर्ड। ठीक है। अब वो आपसे पूछेंगे भाई मुझे बताओ कि व्हाट इज द डिस्टेंस कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। अभी आपके पास सेंटर ऑफ सर्कल है। ठीक है। तो पूछने का भाई इस सेंटर ऑफ सर्कल से लेके इस स्ट्रेट लाइन तक का आप फासला बताओ कितना होगा। तो ये बेसिकली आपके पास एक ट्राइंगल बन रहा होगा, ये रहा। ये ब्लू कलर की लाइन क्या है, ये ब्लू कलर की लाइन आपके पास रेडियस है। ठीक है। और ये लाल कलर की लाइन क्या है, ये लाल कलर की लाइन जो है बेसिकली आपके पास कॉर्ड है। ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी, इसकी लेंथ है 16 सेंटीमीटर। अब आप जो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो वो सर्कल के सेंटर से कर रहे हो और कॉर्ड के इन बिटवीन कर रहे हो, यानी कि कॉर्ड के दरमियान कर रहे हो। तो कॉर्ड 16 सेंटीमीटर की है, तो यानी कि कॉर्ड जो है वो डिवाइड हो जाएगी और बन जाएगी 8 इधर और 8 इधर। ठीक है। और आपको बेसिकली ये y की वैल्यू जो है वो बेसिकली आपने मालूम करनी है। सिमिलरली आप अगर एक और ट्रायंगल बनाना चाहते हो तो एक और ट्रायंगल ये रहा, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है। तो जो ट्रायंगल था मैं इसको यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, इतना बड़ा बना रहा हूँ। ठीक है। दैट इज ये। अब ये रेडियस है, रेडियस की वैल्यू कितनी है, रेडियस की वैल्यू 10। ठीक है। अब आपके पास जो ये कॉर्ड है, कॉर्ड की लेंथ क्योंकि आपने जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है वो हाफ में किया है, कॉर्ड के सेंटर में किया है। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 8। और बेसिकली आपने ये y की वैल्यू मालूम करनी थी। ठीक है। सो नाउ यहाँ पे आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है। तो ये रहा आपके पास थीटा और ये रहा आपके पास 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम आपके पास होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेनस क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है ना वो आपके पास हाइपोटेनस होती है, जो कि ये रही। थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो आपके पास परपेंडिकुलर होती है, यानी कि ये रही। जहाँ दो एंगल बनते हैं वो आपका बेस होता है, ये रहा। तो बस सारी की सारी वैल्यूज आपको गिवन है, पुट करने आपके बाद आ जाएगा आंसर। हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, ये मालूम करना है। बेस का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर को वहाँ फेंक दें तो बन जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस का 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर आपके बराबर होता है 100 के, तो 100 माइनस 64 इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100 में से 64 जाएगा तो बनेगा 36, तो यानी कि 36। अब y का रूट लें तो बन जाएगा दैट इज y को 6 सेंटीमीटर। ठीक है। विच इज द राइट आंसर। कहाँ गया ये रहा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है कि अ बॉय ऑन द एज ऑफ अ वर्टिकल क्लिफ 20 मीटर हाई। देखो अगर आपने मेरी पास की नेट की सीरीज देखी हुई है ना तो ये पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी था, क्योंकि मैं उस नेट की सीरीज में करता ही ये था कि एक इस क्वेश्चन से कितने मल्टीपल बन सकते हैं मैं सारे सॉल्व करा दिया करता था। ठीक है। सो नाउ अब मैंने कहा था कि मोशन इन 1 डायमेंशन और मोशन इन 2 डायमेंशन को पहचानोगे कैसे। मोशन इन 2 डायमेंशन की आपके पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ पहचान यही होगी कि आपके पास कोई भी जो बॉय है वो कोई बॉल वगैरह थ्रो कर रहा होगा, या कोई भी लड़का है, मिसाल के तौर पर मुइज है मेरा नाम है, तो मैं कुछ भी थ्रो कर रहा हूँ ना बेसिकली। ठीक है। वो मैं हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहा हूँ तो फिर आप वहां से पिकअप कर सकते हो, हाँ ये मोशन 2 डायमेंशन का क्वेश्चन है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक क्लिफ है। ठीक है। अब इस क्लिफ की जो उसने लेंथ आपको गिवन की हुई है वो कितनी गिवन की हुई है, वो गिवन की हुई है 20 मीटर। और यहाँ पे खड़ा हुआ है बॉय, बॉय मतलब बोले तो मैं मुइस। ठीक है। अब मेरे हाथ में बॉल है, अब मैं बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहा हूँ यानी कि ऐसे। ठीक है। और कितनी स्पीड से कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ दैट इज 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। मुझे बेसिकली वाली बात पता लगानी है कि भाई मेरे पास जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि एक्स। तो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, वो आपके पास फॉर्मूला होता है दैट इज एक्स इक्वल्स टू वी नॉट एक्स मल्टीप्लाई बाय टी। अब आपको जो है वी नॉट एक्स जो कि एक्स कॉम्पोनेंट की वेलोसिटी वो पता है, आपको टाइम नहीं पता। तो टाइम हम सेकंड इक्वेशन से मालूम करते हैं, कैसे, दैट इज माइनस का वाई इक्वल्स टू वी नॉट वाई टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। अभी वी नॉट वाई टी जो है ना बेसिकली ये आपके पास जो है वो आपके पास वेलोसिटी है वाई कंपोनेंट में, लेकिन आपका जो कोई भी बॉय है यानी कि मूइस वो बेसिकली हॉरिजॉन्टली इस ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहा है, तो वर्टिकली इस ऑब्जेक्ट को थ्रो नहीं कर रहा। तो वर्टिकली यानी कि वाई में कुछ होगा ही नहीं, बेसिकली वाई जीरो होगा। तो क्या बन गया, दैट इज वाई इक्वल्स टू जीरो। तो बन गया आपके पास माइनस का वाई इक्वल्स टू माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। सर हम माइनस क्यों लगाते हैं यहाँ, तो हम प्लस पढ़ते हैं क्योंकि मेरा बेटा मैं जो अभी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ वेक्टर अप्रोच से। ठीक है। सुनो ये जाकर माइनस है, ये वाला माइनस आपस में कट जाएंगे और आपका बन जाएगा वाई इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है। अब टू को वहां भेज दें तो बन जाएगा 2 × वाई अपॉन जी इक्वल्स टू टी स्क्वायर। नाउ टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2। अब आपके पास वाई जो कि वर्टिकल डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 20। जी जी की वैल्यू अगर वो आपको सवाल में 9.8 लिख के देगा तो आप वही पुट करोगे, अगर नहीं लिख के देगा तो आप 10 ही पुट करोगे। तो बन गया 10। ठीक है। जीरो जीरो मर जाएंगे और आपका बन जाएगा 2 × 4 यानी कि टी स्क्वायर जो है वो आपके पास आ रहा होगा दैट इज 4 सेकंड स्क्वायर। अब आपको टी स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको जो है वो टी चाहिए, तो रूट ले लें तो बन गया टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड 2 सेकेंड। ठीक है।
ना, ये था बेसिकली आपके पास। अब इसको उठा के हमने क्या करना है, इसको उठा के हमने जो है वो जो एक्स इक्वल टू वी नॉट एक्स मल्टीप्लाई बाई टी था उसके अंदर हम लोगों ने इसको पुट करना है ना। जब आप इसको ऊपर वाली इक्वेशन में बना के पुट करोगे, जिसके लिए हमने सारा खेल खेला है, तो आगे बन जाएगा एक्स इक्वल्स टू वी नॉट एक्स मल्टीप्लाई बाई टी। वी नॉट एक्स की वैल्यू जो है वो 20 है, टी की वैल्यू 2 है, तो 2 टू ज़ 4, तो यानी कि 40 मीटर आपके पास जो है वो आंसर आ रहा होगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना आ रहा होगा, दैट इज 40 मीटर। ये सिंध बोर्ड की ओल्ड बुक के अंदर ना पहली पेज के ऊपर आपके पास एग्जाम्पल भी होगी प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो या ये वहीं से मेरे ख्याल से ना उसी उसी तरह से लिया गया क्वेश्चन, ठीक है। तो 40 मीटर इट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इफ द रेडियस इज डबल व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द टॉर्क। देखो आपके पास टॉर्क क्या होता है, जितने बच्चे आगे जाके मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेंगे ना, तो अभी से मैं बता लूँ कि भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये टॉर्क वगैरह और ना फोर्सेस वगैरह बहुत आने वाली हैं, ठीक है। तो इसके कौन से बच्चे रखने हैं, ठीक है, वरना मसला हो जाएगा। ओके, सो और वेक्टर बहुत आने वाला है आगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों को, ठीक है। सो आपके पास सिनेरियो ये होता है कि आपके पास जो टॉर्क होता है ना वो रेडियस के डायरेक्टली डिपेंड होता है, ठीक है। टॉर्क जो होता है वो आपके पास रेडियस के डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। मतलब कि रेडियस बढ़ाओगे तो टॉर्क बढ़ जाएगा, ठीक है। रेडियस कम करोगे तो टॉर्क कम हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बताऊं यहाँ पे सीली मिस्टेक क्या करी स्टूडेंट ने बोला कि भाई टॉर्क रेडियस की डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है यार। तो स्टूडेंट ने ऐसे सॉल्व नहीं किया। स्टूडेंट ने बोला कि भाई टी इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा होता है, ठीक है। हम आर को रेडियस मान लेते हैं क्योंकि हमारे पास कोई भी जो टॉर्क होता है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को इधर उधर रोटेशन के करवाने के लिए, ठीक है। तो ना हम आर को रेडियस मान लेते हैं। अगर आपका हमारा जो एग्जामिनर है वो रेडियस को डबल कर रहा है तो हमारी जो टॉर्क है वो भी डबल हो रही है, ठीक है। देखो एग्जामिनर ने किसी का दिल नहीं तोड़ता। यहाँ पे बेसिकली बताऊँ मिस्टेक क्या है, ये मैं बता रहा हूँ। मिस्टेक यहाँ पे ये हुई है कि अगर आपको एग्जामिनर से वो सिर्फ इतना लिख के देता ना, मतलब ये पूरा इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हटा देता और इफ से आपका सवाल शुरू करता, तो आपकी अप्रोच बिल्कुल ठीक थी। लेकिन एग्जामिनर इतना चालाक था, एग्जामिनर ने क्या करा, एग्जामिनर ने यहाँ पे इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिख दिया। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बताऊँ क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपके पास होता है कि आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ना ऑब्जेक्ट की, वो कांस्टेंट होती है। जब आपके पास एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ना, तो आपके पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है ना वो जीरो होता है, ठीक है। तो जब आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होता है ना, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, बेसिकली फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ इक्वल्स टू एम है। अब जो काम फोर्स लीनियर डोमेन में करता है वही काम टॉर्क एंगुलर डोमेन में करता है, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला बन जाता है टी इक्वल्स टू आई अल्फा, ये सबने पढ़ा है। अब आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपके पास ये एंगुलर एक्सीलरेशन जो कि अल्फा है, ठीक है, यही जीरो है। तो जब जीरो सबसे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। तो भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपके पास तो टॉर्क ही जीरो होता है। तो आप रेडियस को बढ़ा करो या रेडियस को छोटा करो, रेडियस के साथ कुछ भी करो, जब टॉर्क ही जीरो है तो उसके ऊपर कोई फर्क आना ही नहीं है। तो आपके पास नन इज द राइट आंसर, ठीक है। कभी कभी नन भी आंसर होता है, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, एन इंक्रीज इन डायमीटर बाय अ फैक्टर ऑफ 2 डायरेक्टली डबल द रेडियस। देखो एग्जामिनर कितना अच्छा है। पहले सवाल में देखो उसने क्या करा, पहले सवाल में उसने आपके साथ खेला। इस सवाल में आपको खुद ही कह रहा है कि आपके पास डायमीटर अगर 2 टाइम बढ़ता है, रेडियस भी 2 टाइम बढ़ता है हमेशा, ठीक है। डबल रेडियस विच कॉन्सिक्वेंटली डबल द टॉर्क। सो बेसिकली आपके पास ट्रू इज द राइट आंसर, क्योंकि आपके पास क्या होता है कि टॉर्क और रेडियस का जो आपके पास रिलेशन है वो डायरेक्ट है। रेडियस बड़ा करोगे या डायमीटर इंक्रीज करोगे, टॉर्क भी उतने टाइम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ दिस इज ऑल अबाउट कि वो क्वेश्चन जो कि आप लोगों से पूछे गए। एक और मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन तो नहीं एक फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। आपके पास ना पावर का आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, पी इक्वल्स टू एफ पी। लेकिन ये पावर का जो फॉर्मूला है ना बेसिकली आपके पास लीनियर डोमेन के अंदर है, ठीक है। जब मैं स्टूडेंट को जो है डिटेल कोर्स पढ़ाता हूँ ना, तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ, ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो पी इक्वल्स टू एफ पी जो है ये बेसिकली आपके पास जो है वो लीनियर डोमेन में, क्योंकि देखो फिजिक्स को मुश्किल बनाया जाता है। फिजिक्स मुश्किल नहीं है, फिजिक्स को मुश्किल बनाया जाता है जानबूझ के। वो कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किए जाते, तो जाहिर सी बात है कोई नया सवाल आपको देखने को मिलता है तो उसमें कन्फ्यूजन होती है। अब मैथ्स को बेसिकली जो है वो आसान आप लोग इसी वजह से कर लेते हो क्योंकि आप मैथ्स प्रैक्टिस करते हो। फिजिक्स को फिजिक्स में मुश्किल बनाया इसी वजह से जाता है क्योंकि फिजिक्स के अंदर वो जो फॉर्मुलेज और वो जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो डिस्कस नहीं होंगे, तो फिजिक्स मुश्किल ही होगी हमेशा, ठीक है। तो पी इक्वल्स टू एफ ये पावर का फॉर्मूला है लीनियर डोमेन में। लेकिन ये कि आपके पास पावर का फॉर्मूला एंगुलर डोमेन में बताऊँ क्या बन जाता है, पावर का फॉर्मूला एंगुलर डोमेन में बन जाता है पी इक्वल्स टू टॉर्क ओमेगा। ये पावर का फॉर्मूला है। इसको टॉर्क को मैं थोड़ा अच्छा लिख लूँ क्योंकि कभी कभी ना शेयर स्ट्रेस से भी इक्वेट हो जाता है। खैर शेयर स्ट्रेस क्या होता है सर वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला बन गया टी इक्वल्स टू पी अपॉन ओमेगा। तो रट्टा नहीं मारना, ठीक है।
ये डायरेक्ट बेसिकली यहाँ से फॉर्मूला बन रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि वो क्वेश्चन जो कि आप लोगों से पूछे गए थे, ठीक है, नेट डे 1 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर्स, ठीक है, जज़ाकल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।